देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह बात सन 2020 की है। मेरा नाम दिनेश चौहान है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे मामा का गांव दिनगापुर है। मेरी उम्र यहीं 25 साल की थी और मैं उस वक्त अपने मामा के यहाँ आया हुआ था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं वहीं फंस कर रह गया। इसलिए मैं कई दिनों से वहीं बैठा हुआ था और ऐसा नहीं था कि मैं अपने घर जाने में असक्षम था। मैं जा तो सकता था, लेकिन मैं पुलिस के डंडे की मार खाना नहीं चाहता था। मैं भी आराम से मजे में अपने मामा के गांव बैठा था। मुझे भी जाने की कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि मेरा काम धंधा तो सब कुछ उसी लॉकडाउन में बंद था। मेरा काम तो तभी स्टार्ट होता जब लॉकडाउन खत्म होता, लेकिन लॉकडाउन हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहता था। हालांकि मुझे इंतजार था कि कब लॉकडाउन खत्म हो। मेरे मामा की एक गाड़ी भी थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो गाड़ी भी थोड़ी खराब सी थी, तो मुझे गांव जाने में गाड़ी कभी भी धोखा दे सकती थी। तो गाड़ी से जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद मैं कुछ दिन तक तो मामा के पास ही रहा, लेकिन एक दिन मुझे फ़ोन आया। मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन पर मेरा बड़ा भाई था, जिसका नाम सक्षम था। सक्षम ने कहा, यार तेरी अभी बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया अचानक ऐसा? तो उसने बताया कि दरअसल हमारे दादाजी की तबीयत बहुत ही ख़राब चल रही है। उन्हें काफ़ी बुखार हो रहा था और साथ ही उन्हें खांसी भी आ रही है। सभी का शक सिर्फ एक ही चीज़ पर था, वह उस वक्त का सबसे बड़ा शक्तिशाली वायरस कोरोना वायरस था। सभी को यही शक होने लगा कि कहीं दादाजी को इस बीमारी ने अपना शिकार तो नहीं बना लिया। हमारे गांव के अंदर इस बीमारी का काफ़ी खौफ था, क्योंकि चारों ओर मौतों की बाढ़ लग चुकी थी। ऐसे में डर का होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद मैंने अपने मामा जी को यह पूरी बात बताई, तो मामा जी ने हैरान होते हुए कहा, कोई नहीं, तुम अपनी गाड़ी लेकर चले जाओ और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आप लोग फ़ोन कर देना, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। लेकिन मैंने मामा जी को कहा, पर गाड़ी तो ख़राब है, अगर रास्ते में कभी बिगड़ गई तो बड़ी परेशानी हो सकती है। इस पर मेरे मामा जी हैरान होते हुए बोले कि तुम एक काम करो, हमारे गांव से जाने वाली बस में तुम सफ़र कर लो। उस लॉकडाउन में कोई भी गाड़ी या बस चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही बस आती जाती थी। वो बस रात के लगभग 10 बजे मामा जी के गांव में पहुंचती थी। खैर, अब मुझे भी उसी बस में यात्रा तय करके गांव पहुंचना था, तो मैंने उसी दिन गांव पहुंचने की तैयारियां शुरू कर दी। शाम के लगभग 8:30 बजे मैं अपना सारा सामान लेकर बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा। बस स्टैंड पर पहुंचते पहुंचते मुझे 20 मिनट लग गए। तभी मुझे याद आया कि दरअसल मेरे सामान का एक बैग तो मामा के घर पर ही रह गया है। फिर मैंने सोचा कि मैं उसे फिर कभी यहाँ पर लेने आ जाऊँगा। उसके बाद मैं लगभग आधे घंटे तक बेंच पर बैठा रहा। आधे घंटे बैठने के बाद ही वहाँ पर बस आ गई। बस के पहुँचने के बाद तो रात के लगभग 10 बजे की थी। फिर वो बस इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बस इतनी जल्दी कैसे आ सकती है, क्योंकि मामा जी ने मुझे ये भी कहा था कि बस 10 से 10:30 बजे के बीच में आती है। खैर, मेरे लिए तो ये एक अच्छी खबर ही थी। उसके बाद मैं भी जाकर बस में बैठ गया। मुझे हैरानी तो इस बात की हुई कि उस बस में मेरे अलावा कोई और नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक ही बस तो उन गांव के बीच चलती थी और उसमें भी कोई सवारी मौजूद नहीं थी। यह बात तो सच में हैरान कर देने वाली थी, लेकिन मुझे भी इन बातों से कोई लेना देना नहीं था कि उस बस में कोई हो या ना हो। मुझे तो सिर्फ मतलब था तो गांव पहुंचने का। मेरा गांव मेरे ननिहाल से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था, तो मुझे रास्ते में काफ़ी टाइम लगने वाला था और साथ ही मेरा सफ़र भी काफ़ी लंबा होने वाला था। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज का मेरा ये बस का सफ़र कितना खौफनाक होने वाला है। मैं अपनी धुन में बस में बैठा हुआ था। तभी मैं कंडक्टर के पास गया और बोला, अरे भाई साहब, बस में कोई यात्री दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इस पर वो बोला, अरे भैया, बारिश का लोगों में काफ़ी खौफ फैल चुका है, तो लोग इधर उधर आने जाने से डरते कतराते हैं।
इसीलिए लगातार हमारी बस में बहुत कम लोग सफ़र कर रहे हैं। यह बात सुनकर मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया और वैसे भी मुझे उनसे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन मुझे बस कंडक्टर के बोलने का अंदाज थोड़ा अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों, मगर उस पर मेरा थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब मनुष्य की आत्मा पर कोई खतरा होता है तो उसके अंदर से एक अलग ही इच्छा उत्पन्न होने लगती है, जैसे उसे ऐसा लगता है कि उसके आगे कोई खतरा है। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे उस बस में डर लग रहा हो, केवल मुझे घबराहट सी हो रही थी और यही घबराहट आने वाले खतरे का संकेत थी। फिर मैं अपनी सीट पर ऐसे ही बैठा रहा। वह बस अब काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ रही थी। मैंने उस कंडक्टर से बात करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो मुझसे बात करने के मूड में नहीं थे, इसलिए अब मुझे उन पर थोड़ा थोड़ा शक सा होने लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो, लेकिन इस बस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अभी तक उस कंडक्टर ने मुझसे पैसे नहीं मांगे। फिर मैं उठा और कंडक्टर के पास पहुंचा। मैंने उस कंडक्टर से कहा, अरे भाई साहब, मुझे टॉयलेट लगी है, तो आप बस को कहीं रोकिए प्लीज़। लेकिन मेरी इन बातों पर उस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने ही अभी तक कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ भैया, तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता, गाड़ी रोको। लेकिन अभी भी ना तो उस कंडक्टर ने मुझे जवाब दिया और ना ही ड्राइवर ने। हालांकि अभी तक मैंने उस ड्राइवर को देखा नहीं था। उसके बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। किसी ने बड़ी भारी आवाज़ में कहा, अब ये बस नहीं रुकेगी, अब ये बस सीधा पाताल लोक में जाएगी। ये सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बस की आखिरी सीट पर बैठा बैठा मुझे यह बातें सुना रहा था। फिर मैं डरते हुए उस आदमी के करीब जाने लगा। तभी मेरा पैर एकदम से एक सीट से टकरा गया, जिस वजह से मैं नीचे गिर पड़ा। फिर जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि अभी अभी तो मैंने किसी आदमी को उस जगह पर बैठे हुए देखा था। फिर अचानक वहाँ से वो गायब कैसे हो सकता था। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, तुमने सही सुना। यह सुनते ही मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि अब वो कंडक्टर मेरे पीछे की तरफ खड़ा था, लेकिन अब उसका पूरा चेहरा बदल चुका था। अब उसकी आंखें लगातार चारों तरफ घूम रही थी, साथ ही उसके बदन में आग सी कुछ जल रही थी। पता नहीं वह क्या चीज़ थी। मैं उसे देखकर सीट की तरफ भागा और फिर जाकर मैं एक सीट के नीचे छुप गया ताकि मुझे वो आदमी नुकसान ना पहुंचा सके। अब मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब मुझे यह साफ साफ पता चल चुका था कि यह लोग आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अब मुझे उस सीट के नीचे छुपे लगभग 15 मिनट बीत चुके थे, मगर अभी तक ना तो उस कंडक्टर की तरफ से कोई इशारा था और ना ही कोई हलचल हो पा रही थी। और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो बस कहीं पर रुकी हुई हो। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सीट से बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला तो मानो मेरे शरीर में एक बिजली सी रौंद गई। मेरे हाथ और पैर कांपने लगे और अब एक भयानक चेहरा मेरे सामने था। दरअसल इस बार मैंने देखा कि सामने की तरफ एक आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे का मांस बाहर निकला हुआ था। साथ ही उसके चेहरे के अंदर गड्ढे थे। उसका पूरा चेहरा सिकुड़ा हुआ था। मेरी तो डर के मारे हालत ही खराब होने लगी। अब मैं तो किसी भी तरह वहां से भागना चाहता था, लेकिन जब मैं उस सीट से निकलकर चारों तरफ देखा तो बस काफी स्पीड में आगे बढ़ रही थी और चारों तरफ कोई जंगल सा लग रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? जब मैं सीट के नीचे था तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो वह बस किसी जगह पर रुकी हुई हो, लेकिन अब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वह बस चल नहीं रही हो। लेकिन उस चलती हुई बस के बावजूद भी मैं उस जगह पर आराम से खड़ा होकर इधर उधर देख पा रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि मैं धरती पर ही खड़ा हूँ। बस में बैठने का अनुभव थोड़ा अलग होता है, लेकिन मुझे तो
कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं देखते ही देखते वहीं एकदम से गिर पड़ा, मानो किसी ने मेरे पैरों पर जोर से कोई चीज मारी हो। फिर मैं वहीं पड़ा हुआ तड़पने लगा। आज मुझे पहली बार डर और खौफ का एहसास हो रहा था। अब मैं अपनी सारी उम्मीदों को छोड़ चुका था। मुझे ऐसा लगा कि अब शायद मेरी मौत निश्चित है, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। फिर आगे का दरवाजा एकदम से खुल गया, लेकिन पीछे वाले दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। फिर मेरी नज़र उस बूढ़े आदमी के पीछे की तरफ से आ रही एक रोशनी पर गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि उसके पीछे से कुछ रोशनी सी आ रही थी। वह रोशनी काफी ज्यादा ज्वाला से भरी हुई थी और साथ ही वह एक दरवाजा सा था। अब मैं यह साफ साफ देख चुका था कि यही दरवाजा अब मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बचा है, तो मुझे इस दरवाजे को किसी न किसी तरह पार करना होगा। लेकिन इस समय तो मेरे सामने एक शैतान खड़ा था। मुझे किसी तरह उसके साय से बचकर उस दरवाजे तक पहुंचना होगा। यही सोचकर मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब ये क्या, मैं तो वहां से भागने में पूरी तरीके से असमर्थ दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि मेरे पैर वहीं जम से गए। आखिर क्या हो रहा था मेरे साथ, यह सब मेरी समझ से काफी दूर था। लेकिन अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि मुझे किसी भी तरह उस आदमी से पीछा छुड़वाना था। मैं यह तो समझ चुका था कि वह इस जगह से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था उस बूढ़े आदमी के पीछे दिखने वाला उजाला। उसके बाद मैं भी उसी रास्ते की तरफ तेजी से भागने लगा, लेकिन तभी उस बस में अचानक से उस बस के अंदर और मेरे ही सामने वो कंडक्टर खड़ा हो गया। पता नहीं वो अचानक से कहां से आ गया, लेकिन अब मेरी मुसीबतें काफी बढ़ चुकी थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। दरअसल वह आदमी जो कि इस बार मेरे सामने आया था, वह उसी बस का ड्राइवर था जो उस बस को ड्राइव करता था। लेकिन मैं इस बात से अनजान था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जब तक मैं इस जगह से निकल ना जाऊं, तब तक मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। इसलिए मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। इसलिए पहले तो मैं भागता हुआ एक सीट के नीचे जाकर छुप गया, क्योंकि जब मैं पिछली बार उस सीट के नीचे छुपा था तब भी वो शैतानी शक्तियां मेरे पीछे नहीं आई थी। इसका मतलब है कि अब वह मेरे पीछे नहीं आ सकती। इसलिए मैं सीट के नीचे जाकर छुप गया और फिर धीरे धीरे खिसकता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं उस दरवाजे के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे घसीटने लगा, जिस वजह से मेरे हाथ और पैर पूरी तरीके से छिल गए। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस बस में ऐसा ही लग रहा था कि अभी वह एक जगह पर खड़ी हो। फिर मैंने अपना पैर किसी तरह से छुड़ाया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक बार फिर से मुझे नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा। इस बार फिर मेरे सामने वह खतरनाक दिखने वाले आदमी आ गए। इस बार उस आदमी का चेहरा काफी गुस्से में लग रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने भगवान की शक्ति का स्मरण करना शुरू कर दिया। हमारी कुलदेवी माता, जिसकी मान्यता हमारे गांव में काफी हुआ करती थी, मैं अपनी कुलदेवी माता का काफी पूजा किया करता था और मुझे दुर्गा चालीसा को पढ़ना भी काफी अच्छे तरीके से आता था। तो मैंने अपनी आखिरी उम्मीद को अपनाना शुरू कर दिया। अब मेरी जो आखिरी उम्मीद बची थी, यानी कि मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ उसी बस के अंदर करने लगा। मैं जोर जोर से दुर्गा चालीसा का पाठ करने लगा। मैं जैसे ही उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा था कि उन दोनों शैतानों के कान एकदम से पकने लगे। उन्होंने अपने कान एकदम से पकड़ लिए और यही मौका देखकर मैं उस दरवाजे की तरफ भागने लगा। लेकिन वह बूढ़ा आदमी अब वहां से गायब हो चुका था। मुझे ये तो पता था कि यह लोग रूप बदलने वाला कोई छलावा है, जिसका गांव में काफी प्रचलन है। और उसके बाद मैं भागता हुआ उस दरवाजे में दाखिल हुआ, और जैसे ही मैं उस दरवाजे में दाखिल हुआ कि मेरी आंखें एकदम से बंद हो गईं और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि इस बार मैं अपने गांव के बस स्टैंड पर था। मैं अपने मामा के गांव से यहाँ तक कैसे पहुँच गया, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। उसके बाद
मैं अपने घर भी पहुंच गया। घर जाकर मैंने सभी को मेरी इस घटना के बारे में बताया तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आपको ध्यान देना चाहिए था। अगर सरकारी बस रात के 10 बजे आती है तो रात के 10 बजे ही आएगी, क्योंकि उसका समय निर्धारित होता है। उसके बाद मुझे भी काफ़ी अफसोस हुआ कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी ध्यान दे लेता तो शायद मैं इस मुसीबत में ना फंसता। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में दुर्गा चालीसा जपने का ख्याल आ गया, जिस वजह से मेरी जान बच गई, वरना शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। लेकिन आखिर उस बस का क्या रहस्य था, ये मुझे आज भी नहीं पता चला। हालांकि कुछ लोगों ने मुझको बताया था कि उस गांव में ऐसी एक बस है जो हर सप्ताह आती है और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती है। लेकिन इस बात का आखिर क्या रहस्य है, यह आज तक कोई भी जानने में असमर्थ रहा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।